सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर दत्तात्रेय नारायण को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश के माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ की शनिवार रात प्रयागराज में गोली मारकर हत्या। राजधानी रायपुर में प्रदेश स्तरीय पावर इंजीनियर्स कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन। और फिर बढ़ी कोरोना की रफ्तार, छत्तीसगढ़ में मिले 450 नए मरीज। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नवी मुंबई के खारघर में वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर दत्तात्रेय नारायण को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि समाज के लिए काम करने वाले लोगों को सम्मानित करने से देश और प्रदेश का सम्मान बढ़ता है, क्योंकि ये लोग समाज को एक नई दिशा देते हैं और दूसरों को भी समाज सेवा के लिए प्रेरित करते हैं। सिद्धि की आकांक्षा के बगैर सार्वजनिक जीवन में समाज सेवा करने वाले समाज सेवी के सम्मान में ये लाखों लाखों लोगों का हुजूम मेरे जीवन में मैंने कभी नहीं देखा है। जहां तक नजर न पहुंच पाए इतना बड़ा मैदान, बीच में एक रोड के बाद दूसरा मैदान और एक चिलचिलाती 42 डिग्री टेम्परेचर की गर्मी, ये सब के बीच में खुले में बैठे हुए आप सभी सदस्य, आप सभी सम्मानजोग व्यक्ति, माताएं, बहनें, भाइयों, ये बताता है कि आपके मन में अप्पा साहब के लिए कितना मान, सम्मान और भक्ति भाव है। उल्लेखनीय है कि पद्म पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर नारायण को अप्पा साहेब धर्माधिकारी के नाम से भी जाना जाता है। महाराष्ट्र सरकार ने डॉक्टर अप्पा साहेब धर्माधिकारी को वर्ष 2022 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान करने का फैसला किया था। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद थे। उत्तर प्रदेश के माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की शनिवार रात प्रयागराज में गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस दोनों को मेडिकल टेस्ट के लिए अस्पताल ले जा रही थी। जिस वक्त अतीक और अशरफ पर गोली चलाई गई, उस समय अतीक मीडिया से बात कर रहा था। 3 हमलावरों ने पुलिस का सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए अतीक के सिर में गोली मार दी, फिर अशरफ पर फायरिंग की। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हमलावर मीडिया कर्मी बनकर आए थे। इनके नाम लवलेश तिवारी, सनी और अरुण मौर्य बताए गए हैं। हमले के तुरंत बाद ही तीनों ने आत्मसमर्पण कर दिया। लवलेश बांदा, अरुण कासगंज और सनी हमीरपुर का रहने वाला है। तीनों से हथियार बरामद किए गए हैं। कांस्टेबल मान सिंह को भी गोली लगी है। पुलिस के मुताबिक तीनों शूटर्स ने बताया कि वो अतीक अशरफ को मारकर उत्तर प्रदेश में पॉपुलर होना चाहते थे। जब से कोर्ट ने दोनों को पुलिस कस्टडी दी, तब से वे प्रयागराज आ गए थे और मीडिया कर्मी बनकर अतीक और अशरफ को मारने की फिराक में थे। शनिवार को मौका मिलते ही उन्हें मार दिया। घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाकर इस पूरे मामले की जांच के लिए न्यायिक जांच आयोग गठित करने के निर्देश दिए। साथ ही 17 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है।
राजधानी रायपुर में कल प्रदेश स्तरीय पावर इंजीनियर्स कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस आयोजन को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ जीरो पावर कट प्रदेश है और बिजली बिल हाफ योजना से लोगों को बड़ी राहत मिली है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार द्वारा बिजली बिल हाफ योजना के माध्यम से अब तक 42 लाख उपभोक्ताओं को 3,236 करोड़ रुपए की छूट दी गई है। वर्ष 2018 में जहां पीक आवर्स में 4,100 मेगावाट विद्युत की खपत थी, वहीं 2023 में यह मांग बढ़कर 5,100 मेगावाट होने पर भी प्रदेश में लगातार बिजली आपूर्ति निर्बाध गति से चल रही है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर छत्तीसगढ़ पावर कंपनीज के अधिकारी और कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा जल्द ही लागू करने तथा छत्तीसगढ़ पावर कंपनीज के अभियंता संवर्ग को 3% तकनीकी भत्ता दिए जाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए कहा कि पहले लोग बिना बिजली के भी जीवन यापन कर लेते थे, लेकिन अब बिना बिजली के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। बिजली विलासिता का साधन नहीं बल्कि जरूरत बन चुकी है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल अभियंता संघ के कार्यालय का वर्चुअल लोकार्पण और पावर सेक्टर की महत्वपूर्ण जानकारियों पर आधारित स्मारिका का विमोचन भी किया। विद्युत मंडल अभियंता संघ ने मुख्यमंत्री को इस अवसर पर स्मृति चिन्ह, शॉल और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। जगदलपुर के लालबाग मैदान में बस्तर फाइटर आरक्षक दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने कहा कि बस्तर फाइटर की शुरुआत 6 महीने पहले हुई थी, जिसमें बस्तर संभाग के 7 जिलों के युवा जो कि नक्सल गतिविधियों की जानकारी भी रखते हैं, उन्हें बस्तर फाइटर में भर्ती किया गया है। इस दौरान स्थानीय बोली और ट्रेनिंग के दौरान फायर करने वाले 30 जवानों को पुरस्कृत किया गया। बस्तर क्षेत्र के शांति, सुरक्षा एवं विकास के लिए स्थानीय युवा युवतियों को भी महत्वपूर्ण भूमिका हो, इसी उद्देश्य से शासन द्वारा बस्तर फाइटर बल गठन किए गए थे। प्रत्येक जिला में 300 के मान से संपूर्ण बस्तर संभाग में 2100 का नवारक्षक का भर्ती किए गए थे। उसके पश्चात प्रदेश के 9 अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर में उनका विगत 8 महीने से ट्रेनिंग दी गई। तत्पश्चात आज जबलपुर लालबाग परेड ग्राउंड में 3 ट्रेनिंग सेंटर जैसा पीटीएस लालबाग, पीटीएस बोधघाट एवं पांचवानी कंगोली का एक संयुक्त पासिंग आउट परेड संपादित की गई। इसमें कुल 651 नवारक्षक है। जिला बीजापुर, जिला बस्तर, जिला दंतेवाड़ा, जिला नारायणपुर का आज पास आउट होकर अपना अपना क्षेत्र में जाकर जैसा जंगल वारफेयर ट्रेनिंग के पश्चात कर्तव्य पर तैनात हो जाएगा। बताया गया है कि बस्तर फाइटर्स के 691 युवा ट्रेनिंग पूरी करके माओवादियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जंगल में उतरेंगे। और अब बात करते हैं कोविड की। कोरोना महामारी ने एक बार फिर अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के कुल 10,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इसी अवधि में कुल 6,248 लोग स्वस्थ हुए हैं। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि इस समय देश में कोविड के 57,542 सक्रिय मामले हैं और वर्तमान में स्वस्थ होने की दर 98.68% है। मंत्रालय के अनुसार अब तक देश भर में 220 करोड़ 66 लाख से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना की रफ्तार बढ़ने लगी है। पिछले 24 घंटों में 450 नए मरीज मिले हैं, वहीं 3 लोगों की मौत भी हो गई है। प्रदेश में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 1,761 हो गई है, जबकि रायपुर में एक्टिव मरीजों की संख्या 200 से ज्यादा है। इसी तरह दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव में एक्टिव मरीजों की संख्या 100 के पार है। प्रदेश में पॉजिटिविटी दर 10.40% पहुंच गई है। बताया गया है कि जिन 3 लोगों की मौत हुई है वे राजनांदगांव, बिलासपुर और रायपुर के रहने वाले थे। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक कोमॉर्बिडिटी यानी कि कोरोना के साथ किसी अन्य गंभीर बीमारी के कारण इन तीनों की मौतें हुई हैं। मरीजों की बढ़ती हुई संख्या को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सावधान रहने की हिदायत दी है और उन्हें दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। इसके अलावा कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने और खुद को सुरक्षित रखने की सलाह भी दी जा रही है।
आकांक्षी जिला राजनांदगांव में संचालित भारतीय जन औषधि केंद्र जरूरतमंदों के लिए वरदान साबित हो रहा है। यहां पर लोगों को सभी प्रकार की दवाइयां सस्ते दरों पर उपलब्ध हो रही हैं। औषधि केंद्र संचालक गोपाल पटेल ने बताया कि यहां पर सभी प्रकार की दवाइयां सस्ती दर पर उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि यहां पर प्रतिदिन 10,000 रुपए की दवाइयों की बिक्री हो रही है। यह योजना का उद्देश्य है कि लोगों तक सस्ती दवाइयाँ पहुँचाना, है ना। गरीबों तक, जो गरीब वर्ग के लोग हैं, उनको सस्ती दवाइयाँ मुहैया कराना सस्ते दामों पर। अभी दवाइयों का रेट इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि जन औषधि केंद्र में लोग आकर दवाइयाँ लेते हैं और दवाइयाँ यहाँ पे सस्ती और हमेशा दवाइयाँ फुल स्टॉक उपलब्ध होती है यहाँ पे। भारतीय जन औषधि केंद्र पर फार्मासिस्ट भी उपलब्ध हैं। लोगों ने बताया कि साथ ही डॉक्टर की पर्ची पर लिखित अधिकतर दवाइयां भी उपलब्ध रहती हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि सस्ते दर पर दवा मिलने से गरीबों का कल्याण हो रहा है। केंद्र सरकार द्वारा बहुत ही अच्छी योजना चलाई जा रही है, जिसपे हम सबको लाभ मिल रहा है और दवाई भी 25 से 50% तक छूट मिल रही है। हर गरीब के लिए एक बेहतर माध्यम है दवाई लेने का। जिस तरह आज मेडिकल लाइन बहुत ही हाई प्रोफाइल होते जा रहा है, उसमें इस तरह की योजना केंद्र सरकार द्वारा लेकर आया है, बहुत ही लाभदायक है। कर पाते थे हार्ट के पेशेंट, वो उनको प्रेरित किया यहाँ से खरीदो। उन लोग 3,000 से 4,000 उनकी दवाई लगती थी, यहाँ 700-800 में वो हार्ट की दवाइयाँ पूरी आ जाती है। और भी जितने भी हैं डिहाइड्रेशन वगैरह के, सब सस्ते में अच्छी उपलब्ध है दवाइयाँ, और बहुत फ़ायदा हो रहा है लोगों को। और गरीब लोग को बहुत लाभ ले रहे हैं इससे, जो अफोर्ड नहीं कर पाते थे, बहुत फ़ायदा हुआ। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जन औषधि योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को की थी। इस योजना के कारण लोगों को अब सस्ती दवाइयों के लिए भटकना नहीं पड़ता है। जांजगीर चांपा जिले के कटघरी गांव के किसान बकरी पालन से आत्मनिर्भर बन रहे हैं। जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर स्थित इस गांव के किसानों ने बकरी पालन को रोजगार का जरिया बना लिया है। बताया गया है कि यहां के पशुपालक किसानों ने 1-2 बकरी से काम की शुरुआत की थी और आज उनके पास 40 से 45 बकरियां हैं। बकरी पालकों के मुताबिक हर महीने 2 से 3 बकरियों की बिक्री हो जाती है, जिससे उन्हें लगभग 12 से 15,000 रुपए तक आमदनी मिल जाती है। इससे काफी हद तक किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। पहली गरीबी उरीबी बहुत झेले में है, रोजी मजूरी करत रहे। उसके बाद 1-2 ठा मतलब बकरी राखे के चालू करें। 1-2 साल के बाद मतलब कुछ फायदा मिली चोमा, तो ओकर धीरे धीरे बढ़ाए हैं, बढ़े है अभी रेट भी गांव में आते, लेवाल भी आ जाते गांव में, तो जो भी रहते साइज हिसाब से बढ़िया पर बेचत खास बेचथन, रेट भी बढ़िया चल देते। और धीरे धीरे भी कम से कम मोर करा 35 ठी बकरी हो गए। बकरी राखे हो भाई, वही में सुधार हुआ थे। गरीब मन से सियान मन के ज़्यादा नहीं चले, तो ये काम करत हन, एमा सुधार हमार हो गए। रहे बा तो 30-35 था, रिश्ता भी निकाल रहे हो हरे। उल्लेखनीय है कि किसानों को पशुपालन विभाग द्वारा इस तरह की योजनाओं के लिए सब्सिडी भी दी जाती है, ताकि लोगों को अपना जीवन स्तर सुधारने का मौका मिल सके। और आइए अब देखते हैं कुछ खबरें जिलों से। बेमेतरा जिले के बिरनपुर में हुए 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष के बाद पुलिस अलर्ट मोड में है। बिरनपुर के मामले में इंटेलिजेंस ने कुछ जिलों को चिन्हांकित किया है जहां हिंसा हो सकती है। ऐसे में पुलिस अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। कांकेर जिले के पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा ने बताया कि सोशल मीडिया में भ्रामक और गलत खबर फैलाने वाले लोगों के ऊपर IT एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन और उनके सदस्यों पर भी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें।
छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में केंद्र सरकार द्वारा संचालित जल जीवन मिशन योजना अब रंग लाती हुई दिखाई दे रही है। यहां विशेष पिछड़ी जनजाति पंडों की बस्ती में नलों के माध्यम से घरों तक पानी पहुंचाया जा रहा है। बलरामपुर जिले के ग्राम धौली के आश्रित ग्राम लिब्रा में ग्रामीणों को पहले पीने के पानी के लिए 1 से 2 किलोमीटर का सफर तय करके हैंडपंप से पानी लाना पड़ता था। अब केंद्र सरकार द्वारा संचालित जल जीवन मिशन के तहत लिब्रा गांव के सभी ग्रामीणों के घरों में नल का कनेक्शन दे दिया गया है, जिससे ग्रामीणों के घरों में नल के माध्यम से जल मिलना शुरू हो गया है। को जनरेशन प्लांट के शुभारंभ के साथ ही मां महामाया शक्कर कारखाना केरता के नाम एक बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है। इस प्लांट में 2 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर प्लांट के माध्यम से इसका विक्रय किया जाएगा, जिससे कारखाने के साथ साथ किसानों को भी फायदा होगा। मां महामाया शक्कर कारखाना को विद्युत उत्पादन से हर महीने लगभग 1 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय अनुमानित है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने मां महामाया शक्कर कारखाना केरता में को जनरेशन पावर प्लांट का स्टार्ट बटन दबाकर विद्युत उत्पादन कार्य का विधिवत शुभारंभ किया। मंत्री डॉक्टर टेकाम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के तीसरे पावर प्लांट का शुभारंभ इस क्षेत्र में होना ऐतिहासिक पल है। उन्होंने कहा कि यह प्लांट प्रारंभ होने से कारखाना और किसान दोनों को लाभ होगा। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।